दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम संवादको आजको एपिसोडमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी सदा चाहिँ एकजना अतिथिसँग यहाँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम संवादमा हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग, विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्छौँ, विमर्श गर्छौँ, उहाँहरूसँग जनताका प्रश्न गर्छौँ र जवाफको खोजी गर्ने गर्छौँ। समसामयिक विषयमा, राजनीतिक विषयमा, सामाजिक विषयमा, आर्थिक विषयमा, विभिन्न विषयमा समस्याका कुरा गर्छौँ, समाधानका कुरा गर्छौँ। हामी समस्याको उत्थान मात्र गर्दैनौँ, समाधानका प्रयत्न पनि गर्छौँ र समाधानका लागि, सम्भावनाका लागि हामी विभिन्न प्रश्न गर्छौँ र हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी स्पष्ट गर्ने काम गर्दै आएका छौँ। आजको कार्यक्रम संवादमा पनि आज हामी एकजना एक्सपर्टसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। एफटीए अथवा फ्री ट्रेड अग्रिमेन्टका एक्सपर्ट एकजना भारतीय अफसर जाफलीसँग आज हामी संवाद गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको यो फरक प्रस्तुति कार्यक्रम संवादमा म एकजना अतिथि जाफरीलाई यहाँहरूको सामु प्रस्तुत गर्ने गरेको छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जाफलीजी, अब तपाईँ फ्री ट्रेड अग्रिमेन्टका एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। यो विभिन्न देशहरूसँग एफटीए अब फ्री ट्रेड अग्रिमेन्ट गरेको हामी सुन्छौँ। यो फ्री ट्रेड अग्रिमेन्टका खास उद्देश्यहरू के हुन् र एफटीएका उद्देश्य, एफटीए किन गरिन्छ? दुई देशमा बायोलैटरल, मल्टीलैटरल एफटीएहरूको हामी कुरा सुन्छौँ। त्यो खास यसको उद्देश्य के हो? देखिए, पूरे विश्व में जो है दो तरह का एग्रीमेंट हो रहा है। एक हो रहा है जो पहले से चला रहा है 1995 से WTO, जो मल्टीलैटरल है, जिसमें करीब 160 से अधिक देश हैं। नेपाल भी जो है 2015 में उसमें ज्वाइन किया है। भारत भी है, बांग्लादेश भी है। इस रीजन में अगर हम कहें साउथ एशिया में करीब करीब सभी देश है, एक्सेप्ट भूटान नहीं है WTO का मेंबर अभी। लेकिन उसमें तो व्यापार हो रहा है, उसको व्यापार को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी हमारे जैसे देशों को, भारत को, इनको बहुत फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े देश बैठे हैं, जैसे कि अमेरिका है, यूरोप है, और खासकर कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें, हम कृषि क्षेत्र की बात करेंगे, कृषि क्षेत्र में जो है उसमें जो बड़ी देश है वो बहुत ज्यादा अनुदान देते हैं अपने किसानों को, बहुत अनुदान देते हैं। तो जब वो अनुदान दे के कोई चीज बाहर भेजते हैं, हमारे देश में भेजते हैं, तो बहुत सस्ता होता है। जब वो सस्ता होता है तो उससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान होता है। हम बाहर से सस्ता सामान लाएंगे तो हमारा किसान तो मर जाएगा उसमें। तो और हम लोग नेपाल और दूसरे जो देश हैं, जो विकसित विकासशील देश हैं, वो एक जमाने से ये एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक डिमांड कर रहे हैं WTO से कि जो बड़े देश हैं वो अपना अनुदान जो किसानों को देते हैं, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, वो उसको कम करें। लेकिन वो कम करने के बजाय और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जिससे वहां के किसान, तो बेसिकली जो WTO है वो एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, ट्रेड एक लेवल प्लेइंग। लेकिन हमको देखने में आ रहा है कि WTO एक लेवल प्लेइंग फील्ड ना होके वो एक हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है, और इससे हमारे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और आगे भी होगा। एफटीए छ नि, यो युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा मात्र प्र्याक्टिसमा छ कि अब हाम्रो नेपाल, भारत र बङ्गलादेश, भारत र पाकिस्तान बीचमा पनि यो एफटीए गर्ने चलन छ? हाँ, लेकिन अब जो दूसरे तरह का जो एक अभी, क्योंकि WTO में बहुत कुछ हुआ नहीं है, तो उसमें बहुत से अब देश ये चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी दूसरे बाइलैटरल, जिसको द्विपक्षीय हम वो करें। एक तो रीजनल है जो हमारा एफटीए, जो साफ्टा है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर फ्री ट्रेड जो है, वो हुआ है, जिसमें 7-8 देशों के बीच में हुआ है हमारे क्षेत्र में, साउथ एशिया में। लेकिन अब उससे अलग होके अब हर देश, जैसे नेपाल भारत के साथ एफटीए करना चाह रहा है, नेपाल बांग्लादेश के साथ एफटीए करना चाह रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ कर रहा है, पाकिस्तान नेपाल के साथ। तो क्योंकि साफ्टा जो था वो बहुत लिमिटेड था, उसमें सर्विसेज मेरे ख्याल से नहीं है, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसमें बहुत ऐसी चीज, IPR उसमें नहीं है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में उसमें बात नहीं की गई है। तो अब ये एफटीए में वो सभी चीजें हैं जो पहले हमारे क्षेत्र में जो व्यापार समझौते हुए थे उसमें नहीं थी।
तो अब आस्ते आस्ते ये लोग हर देश एक दूसरे के साथ द्विपक्षीय समझौता, व्यापार समझौता कर रहे हैं, क्योंकि उन चाह रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इससे व्यापार करें। लेकिन आपस में हमारे क्षेत्र में करना तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज मान लीजिए अगर नेपाल चाइना के साथ कर लेता है, आज स्थिति ये है कि आज हमको अगर कोई चीज, जो आप ये टोपी पहने हुए हैं और जो चश्मा लगाए हुए हैं, जो घड़ी पहने हुए, जो जूता पहने हुए, सब कुछ तो चाइना से आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, और अभी आ रहा है तो हम उसको ड्यूटी दे के ला रहे हैं। चाइना से जो कुछ आता है, अभी आपके देश में आता है या हमारे देश में आता है या पाकिस्तान में आता है, पाकिस्तान में तो एफटीए है ऑलरेडी। आप पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए, आस्ते आस्ते चाइना जो है कितने क्षेत्रों पे कब्जा करता चला जा रहा है पाकिस्तान के। यो जुन फ्री ट्रेड अग्रिमेन्ट जुन छ नि, यो सेम लेभलको अर्थतन्त्र भएको देशमा मात्र हुँदाखेरि बेटर हुने हो कि, अथवा यो बिग इकोनोमी भएको देश र यो पोर इकोनोमी भएको देश बीचमा हुने जुन एफटीए जस्ता जुन ट्रेड अग्रिमेन्टले गर्दाखेरि पोर इकोनोमी भएका देशहरूलाई फाइदा नहुने, बढी घाटा व्यापार हुने किसिमको एक्सपिरियन्स छ। नेपालसँग एउटा बिटर एक्सपिरियन्स छ। नेपाल र भारत बीच हुने जुन किसिमको सम्झौता छ, त्यो सम्झौताले नेपाललाई धेरै घाटा हुने, नेपालको इकोनोमी झन्झन बिग्रदै जाने स्थिति एउटा विश्लेषण गरिएको छ। तपाईँ मान्नुहुन्छ यसमा? इसमें हम यही कह सकते, देखिए ये कोई नया बात नहीं है कि जब भी बिग इकोनॉमी और स्मॉल इकोनॉमी में जब ट्रेड समझौता होता है, देखिए ट्रेड समझौता का एक ही मकसद है कि हम अपना सामान दूसरे देश में बेच सके। इसीलिए तो ट्रेड समझौता है कि हमको मार्केट एक्सेस मिले, हम वहां के क्षेत्र, वहां के मार्केट में जाके एक देश अपना दूसरे देश का सामान बेच सके, यही है। लेकिन आमतौर पे ये देखा गया, जैसे कि आप देख लीजिए अभी यूरोपियन यूनियन और भारत का समझौता की बात हो रही है, अमेरिका और भारत के समझौता की बात हो रही है, चाइना और भारत के समझौता की बात हो रही है, नेपाल और चाइना के समझौते की। तो जहां भी बड़ी इकोनॉमी और छोटी इकोनॉमी में ट्रेड समझौता वहां पे छोटी इकोनॉमी को थोड़ा नुकसान होता है। ये नई बात नहीं है, ये हमेशा हुआ है। ये उसमें कुछ ऐसे प्रोविजन ट्रेड, इसीलिए हम लोग जो है वो मुक्त व्यापार समझौते के खिलाफ हैं बिल्कुल। अग्रिमेन्ट जुन छ नि, अग्रिमेन्ट जहिले पनि विन विन पोलिसीमा हुनुपर्ने, जस्तो एउटालाई धेरै फाइदा हुने, अर्कोलाई चाहिँ धेरै घाटा हुने नभइकन दुईटा देश बीच एउटा सम्झौता हुँदाखेरि त्यो सम्झौतामा कुनै देशलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरिकन विन विन पोलिसीमा सम्झौता हुने स्थिति छैन त्यस्तो? विन पॉलिसी, विन विन मतलब विन विन पॉलिसी। हजुर, ओके। हमको लगता है कि देखिए ट्रेड समझौता जहां भी होता है, विन विन पॉलिसी तो होती नहीं है, कभी भी नहीं होती ऐसी। अब आप कोई भी ऐसा समझौता देख लीजिए, WTO का देख लीजिए आप, जो बाहर में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वह उसमें हुआ है, हमारे क्षेत्र में जो इस तरह के समझौते में विन विन पॉलिसी, क्योंकि हमेशा यही देखा गया है कि जो बड़े इकोनॉमीज है छोटी इकोनॉमी में अपना ज्यादा पैर फैलाते हैं। तर त्यसो भए यो पोर इकोनोमी भएका देशहरूले किन एफटीएमा सम्झौता गर्छ त? किन एफटीएमा सम्झौता? त्यसको कारण होला नि त। उसले एउटा कुनै पनि देशले सम्झौता गरेपछि कुनै एउटा उद्देश्य त राख्छ, कुनै एउटा स्वार्थ त राख्छ, कुनै एउटा इन्ट्रेस्ट त हुन्छ। भनेपछि पोर इकोनोमी भएका देशहरूको इन्ट्रेस्ट के हुन सक्छ त्यसो बेलामा? उसलाई फाइदा नहुने भए चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै तो जहाँ तक हम आपका सवाल हमको समझ में आया है उसमें यही है कि पुअर इकोनॉमी को ऐसे समझौते करने चाहिए, उनको अपने सेफगार्ड्स को पहले प्रोटेक्ट करना है। जब भी हम बड़ी इकोनॉमी के साथ कोई समझौता कर रहे हैं तो पहले हमको ये देखना होगा कि हम अपना को प्रोटेक्ट करके चलना है। तपाईलाई एउटा सुझाव छ नि, नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालको सरकारले के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ? ये अभी तो हमने बिल्कुल भारतसँगको व्यापार घाटा धेरै छ, त्यसैले त्यो व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपाल सरकारले कुन कुरामा सचेत हुनुपर्छ भनेर तपाईँ सुझाव दिनुहुन्छ? हम तो यही कहेंगे कि नेपाल को अपनी इंडस्ट्री को पहले बढ़ाना होगा, है कि अभी नेपाल इंपोर्ट डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है कि नहीं? तो अगर अपने को पहले उसको सेल्फ सफिशिएंसी लानी होगी बहुत से क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, उसके बाद फिर जो है वो दूसरा जो क्षेत्र है जहां भी उसको लग रहा है कि हमको बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। लेकिन अभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि जब आप जब इंपोर्ट डिपेंडेंट हो, जैसे भारत की एग्जांपल ले लीजिए, हम एडिबल ऑयल में जो तेल, खाद्यान्न तेल है, उसमें बिल्कुल हम सेल्फ सफिशिएंट थे 90 के दशक में। आज हम 70% अपना खाने का खाद्यान्न तेल हम बाहर से मंगाते हैं। नेपाल को अवस्था भी त्यही छ, तमाल की भी वही अवस्था है। इसके लिए कि हमने जो है वो अपने जो लोकल किसान है उनको अच्छा प्राइस नहीं दिया। अगर हम अपने लोकल किसान को अच्छा प्राइस देंगे, उनको प्राइस सपोर्ट करेंगे कि हाँ भाई आज अगर हम
जैसे कि हर देश में हमारे क्षेत्र में जो है वो सरकार किसानों से खरीदती है कि नहीं, राशन की दुकान के लिए जो जिसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर हम किसान को अच्छा दाम देंगे तो किसान अच्छा उगाएगा, जब अच्छा उगाएगा तो हमको जो है इंपोर्ट डिपेंडेंसी वो कम होगी। लेकिन अभी उल्टा हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि हमको अरे किसान को तो हमको कम देना है, हमारी इंडस्ट्री भी किसान को चूसती है। अब नेपाल चाहिँ साउथ एसियन कन्ट्रिजहरू प्राय पोर इकोनोमी भएका देशहरू हुन्, गरिब देशहरू बढी हुन् भनेपछि उहाँहरूले किसानहरूलाई चाहिँ सब्सिडी दिन त सम्भावना हुँदैन। त्यसो भए किसानहरूको समृद्धि भनौँ, किसानहरूको हक हितका लागि भनौँ, किसानहरूको बेनिफिटको लागि तपाईहरु लाभिया क्याम्पेसिनमा हुनुहुन्छ, के गर्यो भने किसानहरूको हक हित हुन्छ अथवा सरकारले सक्नु पर्यो, सरकारको इकोनोमी त्यही अनुसारको बलियो भयो भने मात्र सब्सिडी दिन सक्ने हो। जस्तो युरोपियन कन्ट्रिजले धेरै सब्सिडी दिन सक्छन् तर साउथ एसियन कन्ट्रिजले सब्सिडी दिन सक्दैन। सब्सिडी दिन नसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ प्रोडक्सनको मूल्य जुन छ, मूल्य उहाँहरूले चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। त्यसो भए साउथ एसियन कन्ट्रिजहरूको किसानहरूलाई सरकारले के गर्नुपर्छ ताकि उहाँहरूले राम्रो इकोनोमी, राम्रो फाइदा र राम्रो चाहिँ भनौँ चाहिँ आफ्नो व्यावसायीकरण गर्न सकिन्छ, प्रोफेशनलिज्म। हमको लगता है कि देखिए जैसे हम नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं, नेपाल में अभी भी जैसे आपका 7 प्रोविंस है, 7 प्रोविंस को एक प्रोविंस को ऑर्गेनिक डिक्लेयर कर गया। अगर सरकार यहाँ की वाकई किसानों को फायदा पहुंचाना चाहती है तो क्योंकि आपका इतना अच्छा वो है वातावरण है यहाँ का, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। हम अगर चाहते हैं, अगर हम अपने सरकार अगर किसानों को कहती है कि आप गौ पालन करो, गौ पालन करेंगे तो हमको अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलेगा, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मिलेगा तो हमको ऑर्गेनिक के ऊपर हम ध्यान दे सकेंगे। अगर इस तरीके से पॉलिसी लाती है सरकार कि ज्यादा खर्चा भी, इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं हो और अच्छा, क्योंकि आप एक दफे मान लीजिए कि नेपाल में ऑर्गेनिक का प्रोडक्शन हो गया, आपको एक्सपोर्ट मार्केट होगा, आपका एक बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट होगा, आपको फॉरेन एक्सचेंज आएगा वहां से। लेकिन हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि वो बड़ा कंपनी जो फर्टिलाइजर दे रहा है, वो बड़ा कंपनी जो पेस्टिसाइड दे रहा है, वो बड़ा कंपनी जो हाइब्रिड सीड दे रहा है, उसको हम फायदा पहुंचा रहे हैं। हम उससे फायदा पहुंचाने से उस कंपनी को फायदा हो रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है उससे। अगर फर्टिलाइजर हम यूज कर रहे हैं आज के, हजुरको कन्क्लुजन यो हो कि यो WTO को मेम्बर जुन छ नि, WTO को मेम्बर हुनु हामी जस्तो पोर इकोनोमी भएका देशहरूको लागि बेफाइदा हो, तपाईको कन्क्लुजन? फिर से बताइए। WTO को मेम्बर हुनु नेपालको लागि घाटा छ, इन्डियाको लागि घाटा छ, अथवा चाहिँ पोर इकोनोमी भएका कन्ट्रिजहरूलाई घाटा छ भन्ने यहाँको बुझाइ हो? हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जितने भी पुअर इकोनॉमी है, इसीलिए G33 जो बना है WTO में, उसका काम है कि ये जितने भी इशू हैं पुअर इकोनॉमी के, डेवलपिंग कंट्री के, उसको आगे बढ़ाए, उसको जाके डिमांड करे। तो वो डिमांड कर रहा है कि हमको जितना भी जो किसान से खरीदी होती है, सरकार खरीदती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको सब्सिडी नहीं माना जाए। लेकिन वो WTO मानने को तैयार नहीं है, ना अमेरिका मानने को तैयार है, ना यूरोपियन यूनियन। तो एक अच्छा यूनिटी होना डेवलपिंग कंट्री में, अभी तक आप ये देखिए WTO में जितने भी साउथ एशिया की कंट्री है, एक वॉइस में कभी नहीं बात किए हैं। नेपाल का अलग इशू है, बांग्लादेश का अलग इशू है, सब अपना अपना इशू। अगर एक स्टैंड आके एक स्टैंड लेते हैं WTO में तो उससे फायदा होने वाला है। ओके, हजुर चाहिँ यो लाभिया क्याम्पेसिनाको अहिले नेपालमा भइरहेको साउथ एसियन रिजनल मिटिङमा हुनुहुन्छ। यो मिटिङमा तपाईहरु कुन विषयमा छलफल हुन्छ, खास कुन विषयमा यहाँहरु डिस्कसन गर्दै हुनुहुन्छ? ये तो लाभिया कंपनी का अपना इंटरनल मामला है, उसमें हम नहीं बोल पाएंगे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने हमको बुलाया था ट्रेड के ऊपर बात करने के लिए। वो आप दूसरे परमेश जी हैं या बलराम जी, उनसे आप बात करके पूछ सकते हैं, उसके ऊपर हम नहीं बोल पाएंगे। लेकिन ये है कि विया कंपसीना का अपना स्टैंड ये है ट्रेड के ऊपर कि एग्रीकल्चर WTO से बाहर होना चाहिए, एग्रीकल्चर FTA से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर होना चाहिए, क्योंकि तभी किसान को, और उनका जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि फूड सॉवरेंटी, फूड सिक्योरिटी नहीं, फूड खाद्य सुरक्षा नहीं होना चाहिए, खाद्य संप्रभुता होना चाहिए। अगर खाद्य संप्रभुता होगा तो ना हमको ट्रेड एग्रीमेंट को देखना पड़ेगा, उससे खाद्य संप्रभुता किसानों को स्वावलंबी बनाता है, किसानों को मजबूत बनाता है कि वो इस तरह के जो ट्रेड एग्रीमेंट हो रहे हैं इससे लड़ सके। क्योंकि खाद्य सुरक्षा तो आप बाहर से इंपोर्ट करके भी खाद्य सुरक्षा पूरा कर सकते हो, लेकिन खाद्य संप्रभुता के लिए आपको स्वावलंबी होना बहुत जरूरी है। तो किसान
अपना किसान का अपने खेत पे, अपने एग्रीकल्चर पे पूरा कंट्रोल हो, वही खाद्य संप्रभुता है। और उसी से हम इन तरह के जितने भी कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर है, ट्रेड एग्रीमेंट्स है, इसको हम मात दे सकते हैं। अब नेपालको खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिरहेको अवस्था छैन। जस्तो नेपालले चाहिँ खाद्यान्नकै लागि चाहिँ भारतलाई भर पर्नुपर्ने धेरै अवस्था छ। त्यसो हुनाले चाहिँ के हो भने त्यसो भए यदि यो लाभिया क्याम्पेसिना सफल भयो, यसको चाहिँ क्याम्पेन सफल भयो भने त भारतबाट आउने जुन सामान जुन छ नि त्यो व्यापार, भारतको व्यापार त कम हुने भयो, भारतलाई त घाटा हुन्छ होला। भारत को घाटा हुआ है। जो बहुत से जो व्यापार समझौते भारत ने किए, जैसे कोरिया के साथ किया है, जापान के साथ किया है, आसियान के साथ किया है, इस सब में जो है भारत को घाटा हुआ है व्यापार समझौते में। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे हमारे देश में ऐसे कंपनी है, वो सोच रहे हैं कि हम समझौता अब यूरोपियन यूनियन के साथ कर रहे हैं, वो अभी जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ कर रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि ये सब समझौता करके हमको फायदा होने वाला है। लेकिन आप एक यूरोपियन जो यूनाइटेड किंगडम के साथ जो समझौता कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम चाहता है कि अपना जो सेब और पियर्स जो वहां उगाते हैं वो भारत में भेजे। अगर भारत में लंदन का और ब्रिटेन का सेब और पियर्स आने लगेगा तो सोचिए कि हमारे किसान का, जो हिमाचल के और कश्मीर के जो सेब उगाने वाले किसान, उनका क्या होगा? वो तो ऐसे ही मर जाएंगे वो, क्योंकि वो सस्ता सेब होगा वहां से जो आएगा। तो ये इसलिए ये एक हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उससे कृषि को बाहर रखो, तभी जो है वो किसान भी सुखी रहेगा और किसान उससे जो है वो स्वावलंबी बनेगा। यो मल्टिनेशनल कम्पनीजहरूले अहिले धेरै धेरै जग्गा अधिग्रहण गरेर जुन खेती गर्ने जुन प्र्याक्टिस छ नि त, तपाईहरु चाहिँ यो जुन तपाईले यो भन्दै हुनुहुन्छ कि यस्ता मल्टिनेशनल कम्पनीजलाई चाहिँ कृषिमा लगानी गर्न दिनुहुन्न भन्ने यहाँको भनाइ हो? नहीं समझा। वो आप ये you are telling that actually we should reject the investment of multinational companies in agriculture. No, I am not saying that I mean we should reject multinational companies' investment in agriculture, but I am saying the agriculture should be in the control of farmers. Okay. At least the farmers should be in control of their agriculture system and not the corporations. Okay. This is I am trying to say. Well, one thing then actually, finally, I would like to ask you one question. Especially Nepalese farmers, they are saying that we want revolution in farming and in agriculture. But if we stop all these kinds of fertilizer, and then if we stop chemical fertilizer, then how can we produce big amount of production then other times? No, the problem is we only look at the production side, but we don't look at the the productivity or the value or the the value of the product. Because sometimes, I mean, for example, Pakistan is growing a lot of hybrid rice, but that hybrid rice is sold at very cheap price in Dubai and other countries. But and that hybrid rice has a lots of other problems. It requires a lot of water, it requires a lot of fertilizer, it requires a lot of pesticides. Okay. So by investing so much, even if you produce too much, it's not going to help you. Okay. It's not going to, and in health wise also it will be quite harmful. Okay. So we should have a ecological, healthy production of food grain which can get good price at the market in the country, at the domestic level as well as at the international level. Okay. By producing too much of food will not solve the problem. You are saying actually we should keep agriculture free from FTA. Of course, it should be free from FTA, but also free from the this kind of investment by corporations. Because corporations, if they are investing, they are not investing for your interest. Okay. They are investing for their own interest because they are selling pesticide, they are selling fertilizer, they are selling seeds, hybrid seeds. I mean, by hybrid seeds, you look at the amount of money. Sri Lanka, what happened? Okay. Because Sri Lanka was completely devastated and they spent a lot of money in importing fertilizer, because the farmers were using fertilizer. Okay. I mean, and because they didn't have enough foreign exchange, and that is why this crisis happened. Okay. If they had gone for organic properly with proper process, they would not have to face that. They wouldn't have to face this kind of problem. Yes. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much.
दर्शकवृन्द, आजको संवाद कार्यक्रममा यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो FTA का एक्सपर्टसँगको कुराकानी। खास गरिकन FTA कृषि क्षेत्र FTA बाट फ्री हुनुपर्छ, WTO बाट फ्री हुनुपर्छ भनी हाम्रो अतिथिको भनाइरह्यो। यहाँहरू कार्यक्रम संवाद हेर्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम संवादको यो समय सकिसकेको छ।